नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के सीएम धामी नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड भवन में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा सांसदों के साथ आगामी नगर निगम चुनावों की तैयारियों और रणनीति को लेकर चर्चा की है। ये चर्चा बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की मौजूदगी में की गई। इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महासचिव अजय कुमार भी मौजूद रहे हैं। उत्तराखंड में नगर निगम चुनाव बेहद पास है, लेकिन अभी तारीखें जो हैं वो तय नहीं हुई हैं। बीजेपी केदारनाथ में हाल ही में हुए उपचुनाव में मिली जीत का फायदा उठाने की कोशिश में है और कई नगर निगमों में अपने प्रचार अभियान को तेज करने में भी लगी हुई है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में कुल 45 नगर निगम और 46 नगर परिषद हैं। आपको बताते चले कि सांसदों के साथ में चर्चा की गई है और यहां पर निकाय चुनावों पर बातचीत भी हुई है। दरअसल अभी केदारनाथ चुनाव हुए थे, उपचुनाव, जिसमें बीजेपी को काफी अच्छा रिस्पांस मिला, जिस दौरान अब बीजेपी नगर निकाय चुनावों को लेकर काफी ज्यादा तैयारी में है और लगातार सांसदों के साथ में चर्चा भी कर रही, तमाम तरह की मीटिंग भी की जा रही है। निकाय चुनावों पर भी लगातार मंथन किया जा रहा है। तो वहीं प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। आरक्षण तय होने के बाद में दावेदारी भी की जा रही है। बीजेपी के अंदर भी भारी संख्या में दावेदार आ रहे हैं। इसको लेकर संस्कृति राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि दावेदारों की संख्या तो पार्टी में काफी है, क्योंकि सभी पार्टी संगठन के लिए तैयार करते हैं और धरातल पर उतरकर लोगों के बीच में जाकर कार्य करते हैं, इसलिए दावेदारी भी की जा रही है। लेकिन आखिर में जिसको भी टिकट दिया जाएगा, सब मिलजुल कर उसके लिए कार्य करेंगे। क्योंकि संगठन के लिए काम करते हैं, जनता के बीच में काम करते हैं, तो अभी सभी दावेदार हैं। लेकिन अंत तो गत्वा पार्टी जिसको टिकट देती है, सभी मिलकर उसके लिए उसके साथ खड़े होते हैं और उसके लिए एक तरफा जनता के बीच में जाते हैं और उसको जीत दिलाते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनावों का डंका बज चुका है, जिसके तहत ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद में सरकार ने आरक्षण की नियमावली भी तय कर दी है, जिसे लेकर शहरी विकास विभाग ने नोटिस जारी किया है और नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर आरक्षण की स्थिति को लगभग साफ भी कर दिया गया है। अंतिम सूची जारी होने से पहले 1 हफ्ते का समय आपत्ति के लिए तय किया गया, लेकिन आरक्षण पर सियासत भी गर्मा गई है, जिसमें विकासनगर विधायक मुन्ना चौहान की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल विकासनगर नगर पालिका के अध्यक्ष पद को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है, जिसे लेकर विकासनगर से बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने आपत्ति जताई है। आइए आपको सुनाते हैं। मैं केवल अपने क्षेत्र के जो लोकल बॉडीज है, जिसमें हरबटपुरी और विकासनगर है, तो उसमें नगर पालिका परिषद विकासनगर में अध्यक्षों के आरक्षण की जो अनंतिम सूची प्रकाशित हुई है, अनंतिम, उसमें विकासनगर को अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित किया गया है। ये आपत्ति, इस पर हमारी आपत्ति है, क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक प्रदेश में खटीमा, धारचूला, नानकमत्ता, मुंशियारी और विकासनगर ऐसे यूएलबीज है जहां जनजातियों की आबादी है, सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है। हरिद्वार ऋषिकेश के बीच ट्रेन में यात्रियों से लूटपाट करने वाले 5 बदमाशों को जीआरपी पुलिस ने धर दबोचा है। बदमाशों ने शुक्रवार सुबह ऋषिकेश हरिद्वार पैसेंजर में चढ़कर यात्रियों से कैश और मोबाइल फोन लूटे थे और लूट की वारदात के बाद हरकत में जीएफपी पुलिस ने भी आरोपियों को गाजियाबाद से पकड़ लिया है। साथ ही आरोपियों से लूट के पैसे, 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पुलिस को आरोपियों के पास से चाकू, नकली तमंचा भी बरामद हुआ है। पकड़े गए सभी बदमाश यूपी के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। आरोपी इससे पहले भी कई चोरी और लूट की वारदात को भी अंजाम दे चुके हैं।
पांच आदमी चढ़े, इन्होंने मुझे लूटा और मेरे से पैसे भी निकाल लिए, मेरे पर्स भी निकाल लिया और मेरा फोन लेके भी चले गए। और मेरे बैंक से इन्होंने मुझे तमाचा दिखा के मेरे बैंक से इन्होंने 1000 रुपये भी गोली मारी, जान से मार लेंगे तो फोन दे दे अपना। हाँ, ये पिस्टल थी इनके पास में। कितने लोग थे? ये 5 लोग थे सर। अच्छा काम करे पुलिस वाले को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुक्रगुजार हूँ उनको जिन्होंने इतना अच्छा काम किया सर। करीबन ये 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इसमें हमने डकैती का मुकदमा दर्ज किया है। इनसे कोई हथियार वगैरह भी बरामद? हाँ, इनसे हथियार बरामद हुए हैं। एक कट्टा बरामद हुआ है। कट्टा तो वो इस तरह का नकली है, खिलौना टाइप का, लेकिन उसमें जिसमें पिस्टल पटाखे टाइप के बजते हैं उस टाइप का नकली हथियार है, लेकिन दिखने में बिल्कुल असली जैसा है। बाकी चाकू, रॉड वगैरह वो भी इनसे बरामद हुए। अलग अलग जगहों पे लूट करते हैं। इससे पहले 2 दिन पहले ये ऋषिकेश में इन्हें लूट करी 4 दुकानों में। अब ये यहाँ से रास्ते में जा रहे थे तो इन्हें मौके का फायदा उठा के, सुबह 4 बजे तो भीड़ कम ही रहती है, तो 5 बजे के आसपास इन्होंने जो इनको दिखा उन्होंने उसको लूट लिया। तो गाजियाबाद में इनकी हुलिया के हमें मैच हो गई और वहाँ पे जो हमारी टीम गठित की उनको वहाँ पे पकड़ा। ये 5 लोग थे और 5 लोगों को गाजियाबाद से हमने पकड़ के यहाँ लाए पूछताछ के लिए। उसके बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने इकबाल जुर्म किया, सारी इन्फॉर्मेशन दी और साथ ही इन्होंने हमें माल भी रिकवर करवाया है मोतीचूर में आके। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार प्रदेश में कई योजनाएं भी ला रही है। वहीं अब प्रदेश में सी प्लेन के माध्यम से भी पर्यटक अपनी यात्रा करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक का भी कहना है कि मुख्यमंत्री धामी जी प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कार्य कर रहे हैं। एक और हमारा प्रदेश पर्यटन प्रदेश है, जो कि पर्यटकों को लुभावने के लिए भी नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिस तरह से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाया भी जा सके। देखिए, पर्यटन की दिशा में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी निरंतर प्रयासरत हैं और वो कार्य धरातल पर दिख भी रहा है, वो काफी सराहनीय रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने मानस खंडमाला मिशन के तहत कुमाऊं के क्षेत्र के विकास करने के लिए वहां के मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का कार्य किया, जिससे पर्यटक यहाँ पर आए। गदरपुर विधानसभा के कालीनगर क्षेत्र में गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने राज योजना के तहत 3 लिंक मार्ग का शिलान्यास किया है। इस दौरान विधायक अरविंद पांडे का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं विधायक अरविंद पांडे ने नशे से दूर रहने के लिए ग्रामीणों को शपथ दिलाई है और कहा कि पहाड़ से कई हमारे भाई बहन पलायन करके आए हैं और यहां पर आकर बसे, उन्हें देखना हमारी प्राथमिकता है। विधायक होने के नाते हमारी सरकार ने प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र में विकास के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत की सड़कें दी जाती हैं प्रति वर्ष। उसी योजना के तहत इस चिंतापाड़ा की सड़क को भी 1 किलोमीटर की पैमाइश इसकी हुई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद 2-3 गली छूट गई हैं। मैंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 100-200 मीटर कुछ कमी भी हो तो 1 किलोमीटर की योजना के साथ साथ जो और भी सेविंग में जो पैसा बचेगा, जो गलियां बची हैं उसको भी साथ में ले लिया जाए। तो मुझे लगता है कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की इस इलाके की सड़कें बनाई जाएंगी। एक तो नेता नगर से चालू है। नेता नगर जो मेन रोड से प्रेम सिंह गड़िया जी के घर तक 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर वो बन रहा है। उसके बाद चिंतापाड़ा में करीबन 1 किलोमीटर का इंटरलॉकिंग टाइल का है। यहाँ पे पानी की व्यवस्था देखते हुए यहाँ पानी भर जाता है, इसलिए यहाँ इंटरलॉकिंग टाइल किया गया है। बाकी विभिन्न आंतरिक मार्ग किया गया 2 किलोमीटर। ये कालीनगर बाजार में जितने भी गलियां हैं सबको पीसीसी द्वारा मार्ग निर्माण किया जाएगा। आप लोगों ने हमेशा हल्द्वानी में कुमाऊं केसरी स्वर्गीय खुशीराम की 138वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। वहीं इस मौके पर हल्द्वानी के तमाम नेताओं ने मौजूद होकर मूर्ति पर पुष्पमाला अर्पित किया। इस दौरान वार्ताओं ने भी कहा कि खुशीराम उत्तराखंड में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वर्गीय खुशीराम भूमिहीनों को जमीन दिलाई और यहां के अनुसूचित जाति के लोगों को शिल्पकार नाम दिया। सभी ने खुशीराम के विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया है।
देखिए, कुमाऊं केसरी के नाम से जाने जाने वाले स्वर्गीय खुशीराम जी की आज 138वीं जयंती मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने अनुसूचित और शिल्पकार के लोगों को ऐसे आगे लेकर आकर हमारे समाज को इतना सुशोभित बनाया है। तो उन्हें हमें हमेशा हर साल की तरह इसी तरह उनके सम्मान में ये जयंती मनाई जाती है। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं, जब हमारे समाज सेवी का और समाज सेवी द्वारा जो ये उत्कृष्ट कार्य हमारे समाज के लिए किए गए, तो उनकी जयंती पर आप लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। देखिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खुशीराम जयंती बड़े उल्लास से मनाई जा रही है। कुमाऊं के केसरी स्वर्गीय खुशीराम जयंती की 138वीं जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने 2 लड़ाइयाँ लड़ी, एक तो राष्ट्र के हित के लिए अंग्रेजों से और दूसरा समाज के हित के लिए, जो उस समय समाज की कुरीतियाँ थी। तो उनको हम हर वर्ष याद करते हैं। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 138वीं उनकी जयंती मनाई जा रही है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पुरखों की सांझी विरासत, ऋषि मुनियों की परंपरा और अनुकूल वातावरण से देवस्थानम उत्तराखंड को मिला है देश और दुनिया में सबसे ज्यादा मान और बनी है आयुष और वेलनेस में बेस्ट डेस्टिनेशन की पहचान। We all came here to clean our 5 chakras, and so far so good. We really enjoy it, and I give my best wishes for the government of Uttarakhand. उत्तराखंड सरकार का संकल्प है कि आयुष और वेलनेस की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाए और सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। देवभूमि उत्तराखंड में 300 से ज्यादा आयुष और वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक आयुष उपचार और योग प्रदान किया जा रहा है। मेरे पाँव की हड्डी भी थोड़ी बढ़ गई थी और वो पंचकर्म भी मैंने कराया है और मेरा सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे मुफ्त हुआ है और उसमें मुझे 90% फायदा हुआ है। राज्य में पहली बार इवनिंग ओपीडी संचालित की जा रही है, जिसमें प्रकृति परीक्षण और ऋतुचर्या के अनुसार गैर संक्रामक रोगों और गंभीर बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। मेरे को MND था, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें मुझे नसों में झंझनाहट होती थी और मेरा राइट हैंड वर्क नहीं कर पाता था। मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ पर मात्रावस्थी और मरम चिकित्सा ले रहा हूँ, जिससे मुझे 50 से 60% रिमूव हो पा रहा है, आराम मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंटरनेशनल योगा डे का उत्तराखंड में सफल संचालन होता है। उत्तराखंड सरकार डिजिटल कार्यक्रम आयुर्वाणी और आयुर तरंगिनी मैगजीन के माध्यम से योग और आयुष से जुड़ी जानकारी जनता के बीच पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से आयुष और वेलनेस में निवेश के द्वार खुले हैं। सांझी विरासत को संजो रही है उत्तराखंड सरकार। आयुष और वेलनेस है स्वस्थ जीवन शैली के आधार। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड सरकार जल्दी हेली एम्बुलेंस सेवा का दायरा भी बढ़ाने जा रही है, जिसे लेकर शासन की ओर से इसकी मानक प्राचलन प्रक्रिया जो है वो तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो कि इसका विस्तृत ड्राफ्ट बनाकर शासन को सौंपेगी। और अब अस्पताल में मौत होने पर भी शव को निवास स्थान तक भेजने के लिए हेली एम्बुलेंस की सुविधा जो है आवश्यकता पड़ती है, तो प्रदेश के अंदर और बाहरी राज्यों के लिए सुविधा शुरू की जाएगी। वहीं इसके लिए शासन की ओर से चिकित्सक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की निदेशक डॉक्टर सुनीता टामटा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। इसमें चिकित्सक शिक्षा के निर्देशक डॉक्टर आशुतोष सयान और साथ ही संयुक्त निर्देशक डॉक्टर अजीत जौहरी को भी शामिल किया गया है। खबर रानीखेत से है, जहां पर वन विभाग और पुलिस की तत्परता से 2 लाख रुपए का 152 टीन अवैध लीसा बरामद किया गया है, जिसकी जानकारी देते हुए वन विभाग के रेंज अधिकारी तामस मिश्रा ने भी बताया कि बरामद लीसे की कीमत लगभग 2 लाख रुपए है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी इसमें लिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मैं बताना चाहूंगा कि मुखबिर खास की सूचना पे हमें ऐसा बताया गया था कि लीसे का अवैध अभिवाहन जो है पुराने खेत वन क्षेत्र के माध्यम से किया जा रहा है। यहाँ से कोई गाड़ी लीसे का अवैध अभियान करते हुए गुजरेगी, तो जिसकी सूचना मिलने पर हमने अपनी रात की गश्त को और बढ़ा दिया, चेकिंग अभियान बढ़ाए। और इसी क्रम में सोनी डाट के पास जैसे कि हमें सूचना थी उसी के अनुसार एक लीसे का ट्रक आयसर DI 3200 और UP 22 उसका नंबर था 7096। ऊधम सिंह नगर जनपद में बढ़ते सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिए यातायात पुलिस कार्यालय में आयोजित गोष्ठी में वाहन चालकों और वाहन स्वामियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया है। इस दौरान वाहनों में रिफ्लेक्टर भी लगाए गए हैं और गोष्ठी में CO सिटी निहारिका तोमर ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाते हुए नियमों का पालन करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि वाहन चलाते समय सावधानी खुद के साथ साथ दूसरों के जान पर भी भारी जो है वो पड़ती है। अधिकांश हादसे लापरवाही के कारण होते हैं और साथ ही यातायात नियमों का पालन करने से हादसों को रोका जा सकता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी। समय पर जनपद पर जो भी हमारी यातायात संबंधी जो भी समस्याएं हैं, जो भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, इन सबको लेकर जन जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। बढ़ती हुई ठंड और कोहरे के मद्देनजर हमारे द्वारा इसमें जन जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें सारे ही ट्रांसपोर्टर्स और जितने भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, उन सभी लोगों के साथ मिलकर रिफ्लेक्टर टेप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो हमारी सड़क दुर्घटनाएं हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। मोदी कैबिनेट ने हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन के विधेयक को मंजूरी दे दी थी, तो वहीं मोदी सरकार ने अब इस विधेयक को संसद के पटल पर पेश करने का फैसला भी लिया है। और इसी को लेकर बीजेपी नेता मुकेश कोहली ने कहा कि ये पीएम का ड्रीम भी है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, क्योंकि इससे बजट भी कम होगा। हमारे बहुत ही लोकप्रिय और यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम सपना है, प्रोजेक्ट है कि पूरे देश में एक समय पर ही चुनाव होने चाहिए। जिस प्रकार से चुनाव में धन का दुरुपयोग होता है, बहुत पैसा खर्च होता है, फोर्स को लगाना पड़ता है, फोर्स को इधर से उधर करना पड़ता है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तराखंड में बागवानी से सशक्त हो रहे हैं किसान, बन रही है उन्नत प्रदेश की विशिष्ट पहचान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से किसानों की आय में जबरदस्त मुनाफा, फल और सब्जियों में पौष्टिकता, विकास के अंत्योदय सफर की कहानी लिख रही है। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के तहत किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कोल्ड स्टोरेज पर 50% सब्सिडी अथवा 7,50,000 रुपए तक और रेफ्रिजरेटर वैन पर 50% सब्सिडी अथवा 13 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं। साथ ही फल, सब्जियां, पुष्प और मसालों के पौधे और बीज 50% सब्सिडी पर किसानों को प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना के तहत हमें सब्जी और बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कि हमें समय समय पर उद्यान विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के कीटनाशक दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं और महिलाओं का एक आजीविका को लेकर एक नया ही उत्साह उत्पन्न हुआ है। मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना में पॉली हाउस के अंदर सब्जी या पुष्प का उत्पादन करने पर किसानों को 80% तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सी ग्रेड सेब और अन्य फलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए व्यवस्था की गई है। फसल बीमा योजना के तहत फलों और मौसमी सब्जियों का बीमा कराया जाता है और सरकार किसानों को प्रीमियम की कई गुना धनराशि प्रदान कर रही है। हमने
आम की फसल का बीमा करवाया था, जिसका 8 गुना प्रीमियम हमें सीधा डीबीटी के माध्यम से हमारे अकाउंट में प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का। बागवानी योजनाओं से खुल रहे हैं समृद्धि के द्वार, किसानों को मजबूत बना रही है उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। सीएम धामी ने दिव्यांगों को एक खास तोहफा दिया है। सीएम के निर्देश पर पूरे उत्तराखंड में दिव्यांगों को उपकरण बांटे जा रहे हैं और इस क्रम में खंड शिक्षा कार्यालय में स्कूल में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों के लिए उपकरण वितरित कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें बीआरसी नारसन में 6 से 18 साल के दिव्यांग बच्चों को सहायक और शिक्षा में काम आने वाले उपकरण दिए गए हैं। और ये उपकरण कार्यक्रम एलिम्बो कानपुर और समग्र शिक्षा अभियान की ओर से किया गया। इसी दौरान खंड शिक्षा अधिकारी महराज अहमद ने इस बारे में क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। जो है समग्र शिक्षा की तरफ से हमारे स्कूलों में जो बच्चे विकलांग हैं, जिनके पास एक प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम के लिए यहाँ एलिम्बो कानपुर की तरफ से एक पहले प्रशिक्षण हुआ, जिसमें उन्होंने उनको चिन्हित किया। जब वो चिन्हित हो गए तो उनकी किसकी क्या आवश्यकता थी, उस बच्चे के लिहाज से वो सारी चीजें उन्होंने किट के रूप में, आपने भी देखा है, मॉडल्स के रूप में और ट्राइसाइकिल से लेकर सभी चीजें उनको दस्तियाब की, मतलब उनको मुहैया कराई। समग्र शिक्षा के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आज जो उपकरण हैं उनका वितरण का कार्यक्रम जो है ये हमारे बीआरसी नारसन के सभागार में आयोजित किया गया है। एक देश एक चुनाव के विधेयक को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वहीं अब शीतकालीन सत्र में इसे संसद में पेश कर दिया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का भी कहना है कि प्रस्ताव अच्छा है, लेकिन मैन पावर के साथ तमाम बिंदुओं पर गौर करने की जरूरत है। ये कहूंगा कि प्रस्ताव अच्छा है, लेकिन क्या हमारी मैन पावर उस लायक है? क्या हम अभी उसके लिए तैयार हैं? एक उत्तराखंड छोटा सा राज्य है, यहाँ पंचायत के चुनाव साथ नहीं हो पा रहे। हरिद्वार में अलग होते हैं, बाकी उत्तराखंड में अलग होते हैं। छात्र संघ के चुनाव हम नहीं करा पा रहे हैं। कोऑपरेटिव के चुनाव डिक्लेयर करने के बाद हम पीछे कर दे रहे हैं। निकाय और पंचायत चुनाव की वही स्थिति है, तो ये बहुत आसान नहीं है। अभी हरियाणा में चुनाव बहुत मुश्किल 2 महीने पहले हुए हैं, दिल्ली में 2 महीने के बाद चुनाव है। क्या इनको 29 में दोबारा कराएंगे? राज्य के 102 नगर निकायों में होने वाले चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण नियमावली मंजूर हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह ने भी निकाय चुनाव पर तंज कसा। देवेंद्र ने कहा कि बीजेपी निकाय चुनाव कराने से डर रही है। वहीं उन्होंने ओबीसी आरक्षण पर कहा कि आरक्षण की प्रक्रिया भी सही तरीके से होनी चाहिए। नियमावली के हिसाब से भी सभी निकायों में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस महीने के आखिरी सप्ताह में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना जताई जा रही है। ये भाजपा जो है पिछले 1.25 साल से चुनाव की तैयारी में लगी है, लेकिन चुनाव कराने के लिए डर रही है। इनको हार का मुंह देखना पड़ेगा, इसलिए अपने जो भी कार्यक्रम है इस तरह से चला रहे हैं। जैसे अभी ओबीसी का आरक्षण है, जो वार्ड है या जो लोअर स्तर पे पंचायतों में आरक्षण है, या स्थानीय जो उनकी आबादी है संबंधित कैटेगरी की, उसके आधार पर होना चाहिए। ये नहीं कि प्रदेश की जनसंख्या को लेकर आप पूरे प्रदेश में एक ही परसेंटेज थोपने और झगड़ा होने का जो है अवसर जनता को दे, जनता कोर्ट में जाए, ताकि आपको फिर से चुनाव आगे बढ़ाने का बहाना मिल जाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।